तो हम लोग समझे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, रोजगार के साधन बढ़े, सामान सस्ता होता जाएगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। बहुत इकोनॉमिक्स का कि यदि अगर सामान सस्ता होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन के साधन घटेंगे। और यदि होगा, क्योंकि लोग फायदा कमाना चाहें, तो जब अधिक लोग लगेंगे उसमें तो रोजगार के साधन का अवस्थिति यही होता है कि जब उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति, तो वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है। इससे मुद्रा का वास्तविक मूल्य, ठीक है, और इसी कंडीशन को अवस्थिति कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं अल्पाधिकार, ओलिगोपोली क्या होता है। जैसे संख्या, कंपनी की संख्या कम है और इतना कम है कि उनके बीच निर्णय संबंधी वास्तविक पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। समझ में आया कि वस्तुओं का जो भी उत्पादन, ये हुआ कि मान लीजिए तो अगर 100 रुपए में बेच रहा है तो हम 80 रुपए में बेच के प्रतिस्पर्धा, तो आप मोनो मोनोपोली क्या होता है कि वो क्या करेगा, या वो अपना प्राइस में एक ही हो, साबुन सभी यूज करें, तो साबुन का दाम कुछ भी रख देगा, जिसको साबुन चाहिए वो उसे कहलाएगा क्या, मोनोपोली, है ना। लेकिन अगर यहाँ है साबुन बनाने में, तो वो कुछ और ऑफर चला रहा है कि उसे सस्ता करके अच्छी करके वो क्या करेगा, नहीं दिखा पाएगा उसका निकाल। ठीक। अब है अनिवासी रुपया खाता क्या होता है, नॉन रेसिडेंट रूप, है ना। इसमें अनिवासी भारतीय द्वारा, और निवासी का मतलब समझ में आया, जो भारत का निवासी नहीं होता, वाणिज्यिक बैंकों में भारतीय रुपये में खाता खोला जाता है तथा इन बिना किसी कर के जमाकर्ता को उसके देश वापिस। समझ में आ गया। जैसे वो भारतीय बैंक में खाता खोली है ना, भारतीय रुपया में खाता खोला और इसके प्रिंसिपल पे और इंटरेस्ट के अमाउंट पे उसको टैक्स लगना था, वो टैक्स नहीं दिया, है ना। और जिस देश का वो है निवासी, उस देश की मुद्रा में वो वापस कर दिया उस पैसे, क्योंकि वो नहीं लिया है, यहाँ बिना पैन कार्ड का वो अकाउंट खोल दिया। और उसके बाद जैसे ही जो है वो पैन कार्ड वगैरह की अगर जवाबदेही बैंक की आई, उस वक्त क्या किया कि वो इस पैसे का वो है जिस देश में ट्रांसफर करना वहां ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ के इनकम टैक्स से बच गए। अब यहाँ के इनकम टैक्स से बच गया, इससे क्या हुआ, बैंक से वो एक्स्ट्रा पैसा ब्याज के रूप में ले लिया। हो सकता है ये काला धन भी हो। यही कहलाता अनिवासी रुपया खाता, नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट। ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी टर्म्स आ सकते हैं। अब अग्रामी दर, फॉरवर्ड रेट क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मुद्रा को आप भविष्य में किसी को देना है ना,
तो जिस दर पर आप खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक, सिंपल समझिए कि मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया में कोई अग्रवर्ती बाजार में, अग्रवर्ती माने आगे के बाजार में भविष्य में हस्तांतरण करने के लिए जिस दर पर खरीदी या बेची जाती है उसको फॉरवर्ड कहते हैं। शेयर जैसे हो गया, आप या डिपॉजिट जो करते हैं तो आपको जो पेपर देता है, तो ये सब क्या है, अग्रामी दर। वो आपको पोस्ट ऑफिस में कुछ डाल रहे हैं तो 8%, 8.5%। वो जो किसान क्रेडिट कार्ड ले, क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान विकास पत्र होता है, ये सब क्या है, उस पे फॉरवर्ड रेट लिखा जाता है कि भविष्य इस रेट से आपको इतना पैसा मिल जाए। ठीक। अब अनुदान सब्सिडी तो सब समझते हैं कि सरकार किसी वस्तु पर, है ना, या किसी उद्योग पर या किसी व्यापार पर, है ना, जो छूट दी जाती है वही सब्सिडी। खाद पे सब्सिडी दी जाती है कभी कभी किसानों को, वहाँ सिंचाई के लिए। सरकार द्वारा किसी उद्योग या व्यापार को किया गया वह या उत्पादित वस्तु की घरेलू बाजार में कीमत ना बढ़े, इससे उद्योग व उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि आप दी, है ना, हालांकि अब इसको चेंज करने जा रहा है, सब्सिडी रेट पे दे दी, तो क्या किया, उसकी काला। अब मान लीजिए कि गैस सिलेंडर है, तो पहले क्या होता था, जो सब्सिडी का अर्थ ये हुआ कि गैस सिलेंडर अगर 1,000 रुपये का सिलेंडर है, 300 रुपया सब्सिडी दे रहा है, तो आपको 700 में मिला, आपको 700 में मिला। तो अगर 700 में अगर वो कंपनी आपको गैस दे रही है तो सरकार 300 रुपया पर सिलेंडर हिसाब से कंपनी को पे कर दी, ये कंपनी को दिया गया अनुदान। अब इसी को चेंज कर रहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए, कि वो जो कंपनी ब्लैक में भी बेचती थी उस पर भी सब्सिडी ले लेती थी कि भाई इतना सिलेंडर हमारा बिक गया। तो अब सरकार क्या की है कि जो व्यक्ति खरीदते हैं गैस, तो पैसा पूरा पे करते हैं, और उस पैसे में से कुछ खास लिमिटेड सिलेंडर पे जो सब्सिडी होनी चाहिए वो उन कस्टमर के खाते में भेजी जाती है, इससे कालाबाजारी रुक गया है सरकार को। अब जितना सिलेंडर वाकई में जनता लिया है, सिर्फ उतना ही सिलेंडर पे सब्सिडी का भुगतान उसको करना। तो सब्सिडी या तो वो जनता को दे या फिर कंपनी को दे। अब खाद की कोई कंपनी है, खाद अगर आपको 100 रुपये किलो दे रही है सरकार, वो कंपनी 150 रुपये बेचना चाह रही थी, 50 रुपया कंपनी को है, तो वो बताया दुकान वाले, कंपनी वाला कि भाई मेरा इतना खाद बिका है, अब इतना पैसा दे दो, सरकार उसको दे दी। ये हो गया सब्सिडी का अनुदान। ठीक। अब अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप जो है रोड के किनारे जाएंगे तो ठेला पर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, हाँ, कोई कुल्फी बेच रहा है। ये सभी क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान। ठीक है। अब सीतामढ़ी की बात कर लें तो सीतामढ़ी में जितना दुकान है वो फॉर्मल सेक्टर का दुकान, उसका वाकई एक दुकान है, एक फॉर्म है, उसका नाम है। लेकिन उसके अतिरिक्त आप देखें कि ऐसे से कम उससे 1.5 गुना ज्यादा दुकान ऐसा है जो ठेला पर है, हाँ, और या फिर रोड के किनारे लगा दिया है, और उस दुकान का कोई नाम नहीं है, कोई अपना कपड़ा बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ये सभी हो गए इनफॉर्मल सेक्टर। आखिर उतने लोग को रोजगार तो मिला उसके जरिए, ये हो गया इनफॉर्मल। ठीक। अनु अनउपार्जित आय क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम अर्न नहीं हुआ, है ना। चालू वर्ष में प्राप्त व्यक्ति आय जिसका चालू वर्ष से कोई संबंध नहीं, ठीक है, वो हो गया अनअर्न्ड इनकम, जैसे ब्याज से इनकम हो गया। या फिर मान लीजिए पिछला जो एरियर आपको मिला है वो क्या हो गया, अनउपार्जित है। तो इस वर्ष उपार्जित आपने नहीं किया था, वो पिछला आपको मिल गया, वो हो गया अनउपार्जित है। या कुछ एडवांस आपको मिल गया, कुछ गिफ्ट आपको मिल जाए, वो हो गया अनअर्न्ड इनकम। ठीक। अमूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां का मतलब वह हो गया वही इंटेंजिबल एसेट, है ना। जैसे
ऐसी संपत्ति जो अब वास्तव में दिखता नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई आप कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि आपको यदि नेट चलाना हो तो आप सीधा जो है जियो या एयरटेल का नेट खोजते हैं मोबाइल में। बीएसएनएल का नेट जल्दी नहीं खोजते हैं, क्योंकि बीएसएनएल बहुत अच्छा वर्क यहाँ नहीं कर पा रहा। तो इसका अर्थ है कि भाई जियो का प्रचार तो आप खुद कर रहे हैं। जियो के पास ये एसेट किस रूप में है? इसके ब्रांड के रूप में आ गया, है ना। उसी हिसाब से आप चाहिएगा कि जियो के नाम से आप सिम निकाले तो आप निकाल सकते हैं? नहीं, वो उसका कॉपीराइट है, ठीक है। वो पेटेंट करा रखा है उस सिम के नाम को, जियो अपने नाम से, वो कंपनी खुद अपने नाम से पेटेंट करा के रखा है। कोई दवा, जो मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक है, जो दूसरे नाम से, दूसरे ब्रांड नेम से वो दवा बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन डॉक्टर ने आपको वो दवा लिख दिया और वो दवा सेम कंपोजिशन है, वो भी सेम काम करेगा। जो दवा अगर 5 रुपए टैबलेट काम करता, वही दवा डॉक्टर लिख दिया जो 30 रुपए टैबलेट है, ठीक है। लेकिन वो 5 रुपये वाला चाहेगा कि नहीं, हम इस नाम को बदल के वो नाम डाल दें, तो नहीं डाल सकता, क्योंकि 30 रुपये बेचने वाली जो कंपनी थी, अल्केम हो जो भी हो, वह अपनी दवा का पेटेंट करेगा, ठीक है। तो ये सभी अमूर्त संपत्तियां कहलाती है, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखेंगे।